नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तारीख है क्या? तारीख है 11 फरवरी 2021, गुरुवार का दिन। गुरु का नाम लेके हम लोग अपनी करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे और अपनी तैयारी करना शुरू करिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स को सभी लोगों को लिखना है। सभी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है तो सभी लोग एक बार बता देंगे थम्स अप करके कि आवाज आप लोग क्लियर आ रही है। एग्जाम कोई भी हो, करंट अफेयर्स सारे एग्जाम में आती है दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स का वेटेज हर एग्जाम में अच्छा खासा अब आता है। कंपटीशन एग्जाम से यूपीएससी हो, एसएससी हो या छोटे एग्जाम्स हो, सभी में एक लेवल के हिसाब से करंट अफेयर्स आनी है। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करेंगे ताकि सब लोग मन लगा के पढ़े और सभी लोग क्लास में आ जाए। ठीक है, क्लासेस सभी की चल रही है। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपकी चलती थी और चलती रहेगी। ठीक है, सभी का क्लियर है? तो सभी लोग को आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, आवाज सभी को क्लियर आ रही है? सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए और क्लास को मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग अपनी थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो आज तारीख है 11 फरवरी 2021। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है? ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ऐसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, यह परीक्षा है, योजना को मंजूरी दी है? तो किस गवर्नमेंट ने इसको ऐसा किया है? नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला तीसरा भारतीय गेंदबाज बन गया है? लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वैसे छठे भारतीय गेंदबाज है, लेकिन पेसर्स में यानी कि फास्ट बॉलर्स में ये तीसरे हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में भारत का 51वां बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म जो रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये थंडरस्टॉर्म की मेन कहानी बंगाल की खाड़ी में होती है, तो ये पक्का है कि पूर्वी तट की तरफ ही होगा। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला, जिसको आप नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर भी कहते हैं, 2021 में कहां पर आयोजित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लालंदर या इसी को बोलते हैं शतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑर्बिटर ट्रांसफर व्हीकल जो कि ओटीसी इसको बोलते हैं के लिए बेलाट्रिक्स ने किस देश के साथ समझौता किया है? कोई कंपनी है जिसके साथ बेलाट्रिक्स, इंडियन ही एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, इसके साथ समझौते किए गए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया, विश्व दलहन दिवस हर साल कब मनाया जाता है या फिर कब से मनाया जा रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में किस देश ने मंगल की कक्षा में पहले प्रयास में अंतरिक्ष यान पहुंचाकर इतिहास रच दिया है? ठीक है, तो ये दोस्तों आज के आपके 10 क्वेश्चन हैं। इनको हम लोग थ्योरीज में पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लासेस को शेयर भी कर देंगे और मन लगा के सभी लोग क्या करेंगे? मन लगा के सभी लोग पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, ये क्लासेस को शेयर करिए ताकि हम लोग आराम से पढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस स्टेट में दोस्तों ऐसा किया गया है? यह किया गया है आपके जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग क्षेत्र में इंडियन आर्मी द्वारा वहां पर 100 फीट ऊंचा जो एक पोल है, उस पोल पर, उस घाटी में, जम्मू कश्मीर की घाटी का सबसे हाईएस्ट जो तिरंगा लहराया जा रहा है वो आपका गुलमर्ग क्षेत्र में है। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग क्षेत्र में इंडियन आर्मी के साथ साथ एक और इंडस्ट्री है जिसको बोलते हैं सोलर इंडस्ट्री इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी और सोलर इंडस्ट्री इंडिया ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? ये लोग मिलकर वहां गुलमर्ग के क्षेत्र में 100 फीट लंबा एक पोल क्षेत्र बनाया है, 100 फीट ऊंचा पोल पर ये वहां पर क्या करेंगे? वहां पर आपका नेशनल फ्लैग क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये नेशनल फ्लैग स्थापित करने की जो योजना बनाई गई है गुलमर्ग में, ये अपने तरीके से देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र का सबसे हाईएस्ट नेशनल फ्लैग अनफोल्डिंग होगा। ठीक है, तो ये कहां पर किया जा रहा है? आपके जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जा रहा है। अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे सोलर इंडस्ट्री इंडिया की, तो ध्यान रखिएगा
ये सोलर इंडस्ट्री इंडिया ये एक इकाई है जिसको बोलते हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसको एक कंपनी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इकाई के रूप में ये काम करती है। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अधीन ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नामक ये कंपनी काम करती है। ध्यान रखिएगा, इस कंपनी की स्थापना सन 2011 में मनमोहन सिंह जी के शासन में की गई थी। ठीक है, और इसका जो मेन मुख्यालय है सोलर एनर्जी जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है आपका दिल्ली में। क्लियर है? तो ये आपकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन काम करती है सोलर इंडस्ट्री इंडिया, जिसने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग क्षेत्र में 100 फीट ऊंचे आपके जो नेशनल फ्लैग को अनफर्डल करने का प्लान बनाया हुआ है। क्लियर हो गया दोस्तों? ये आपका हो गया फ्लैग के बारे में। अगर दोस्तों हम लोग अपने नेशनल फ्लैग की बात करेंगे तो नेशनल फ्लैग की अगर बात करते हैं तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, इस फ्लैग को तैयार किया था सर पिंगली वेंकैया ने। ध्यान रखिएगा, पिंगली वेंकैया उनका नाम है, जिन्होंने भारत में 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या किया था? डिजाइन किया था। तो ये वही आपका नेशनल फ्लैग है। आजादी की लड़ाई के दौरान जो नेशनल फ्लैग यूज किया जाता था वो नेशनल फ्लैग हमारा भी नहीं है, उसमें अशोक की जो चक्र था 24 तीलों वाला वो उसमें नहीं था। तो ये पिंगली वेंकैया द्वारा हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया गया था और हमारा नेशनल फ्लैग घोषित हुआ था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत का नेशनल फ्लैग घोषित किया गया था। उसी नेशनल फ्लैग को एक सम्मान देने के लिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सबसे हाईएस्ट इलाके के रूप में 100 फीट ऊंचे पोल पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का? इसको स्थापित जब किया जा रहा है तो ध्यान रखिए, इसका जो आधारशिला रखने में के लिए 3 लोग इससे सेलिब्रिटी के रूप में आए। एक तो आपके मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स है, मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स, और इनके साथ अरबाज खान और विद्या बालन। तो ध्यान रखिए, जब इसकी आधारशिला रखी गई है तो वीरेंद्र वत्स जी जो कि आपके मेजर जनरल रैंक पर है, डैगर सेक्टर के ये इंडियन आर्मी के जवान हैं, वीरेंद्र वत्स, अरबाज खान और विद्या बालन, इन लोगों की उपस्थिति में क्या किया गया था? इन लोगों की उपस्थिति में आपका जो नेशनल फ्लैग है 100 फीट ऊंचाई पर से जो किया जा रहा है पोल पर, उसको आधारशिला रखी गई। ठीक है, सभी का क्लियर है? तो सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर भी करते रहिए, सभी लोग क्लास को शेयर भी किए और सभी लोग मन लगा के पढ़िए। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का? तो ये आपका नेशनल फ्लैग हो गया जो कि जम्मू कश्मीर में स्थापित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में ऐसा किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा आपकी दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। दिल्ली कैबिनेट ने या फिर अरविंद केजरीवाल जी की कैबिनेट ने एक प्लान बनाया है बच्चों को साइंस के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी स्कॉलरशिप के लिए। यहां पर एक स्कॉलरशिप परीक्षा हो रही है आपकी प्रतिभा परीक्षा, जिसमें जो बच्चे, जो भी दिल्ली के जो स्कूली बच्चे हैं जो 8th स्टैंडर्ड में 60% या प्लस रैंकिंग ला चुके हैं, मतलब कि उनके 60% से ज्यादा मार्क्स आए हैं अगर 8th स्टैंडर्ड में, तो जब वो 9th स्टैंडर्ड में प्रमोट होंगे तो ऐसे जो 1000 बच्चे हैं, ऐसे 1000 बच्चों को पूरे दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से चुना जाएगा और उनको 5000 रुपए उनको क्या दे जाएगा? स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार की योजना दिल्ली कैबिनेट ने चलाई है और इसी योजना को बोला गया है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। तो इस परीक्षा में शामिल होने वाले जो बच्चे, ध्यान रखिएगा, उनका आधार क्या है? 8th स्टैंडर्ड में 60% प्लस क्वालिफिकेशन ये इसकी रखी जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो उनके लिए स्कॉलरशिप योजना लाई जाएगी और स्कॉलरशिप के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। इस परीक्षा को पास करने के बाद दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के, दिल्ली स्कूल्स के 9th स्टैंडर्ड में जो प्रमोट हो चुके हैं बच्चे, 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को प्रमोट करने के लिए उनको 1000 ऐसे बच्चे चुने जाएंगे, 1000 स्टूडेंट्स चुने जाएंगे जो कि जिनको की 5000 रुपए क्या दी जाएगी? स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट की क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट की ये पहल है
कि बच्चे साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़े और साइंस के क्षेत्र में प्रमोट किया जाए ताकि आगे देश का वैज्ञानिक आधार पर भारत का विकास हो सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब योजनाएं क्यों चलाई जा रही है, तो मैं आपको बता दूं ये सब योजनाएं कोविड की वजह से चलाई जा रही है। कारण कोविड ही है, क्योंकि 2020 में किसी भी बच्चे की या किसी भी स्कूलिंग सिस्टम की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाई। तो बच्चे जब पढ़ाई की लीक से हटेंगे तो शायद हमारे भारत का शिक्षा का स्तर भी गिरेगा, वो तो बहुत छोटी बात है, हमारा विकास भी गिरेगा। ठीक है, तो सभी को क्लियर है? सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से आपका दिल्ली की गवर्नमेंट ने इस योजना को चलाया है, जिसको क्या बोला गया है, सीएम विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। सभी का क्लियर है कि नहीं? आधार क्या है? आधार आपका 8th स्टैंडर्ड में जो बच्चे 60% प्लस मार्क्स ला चुके हैं और 9th में प्रमोट हो चुके हैं, उनके बच्चों को यह परीक्षा देने का अधिकार है स्कॉलरशिप के लिए, और उनके में से 1000 बच्चे चुने जाएंगे जो कि 5000 रुपए स्कॉलरशिप प्राप्त करेंगे। क्लियर है? एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर भी आरक्षण की पद्धति आई है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड और OBC के बच्चों को जो अंक है उनके अंकों में 5% की क्या दी गई है? छूट दी गई है। 5% की उनको छूट दी जा रही है। तो 5% की छूट का मतलब है उनको किसमें? स्कॉलरशिप में नहीं, उनको किसमें? अंकों के माध्यम से अगर देखा जाएगा तो उनको 5% छूट मिलेगी पूरे दिल्ली में। यह योजना केवल और केवल किस गवर्नमेंट ने चलाई है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो ये पूरे के पूरे दिल्ली में लागू की जाएगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, सारे एग्जाम्स जितने भी हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स आपकी मंथली और 6 मंथली भी आती रहेगी। ठीक है, तो मंथली करंट अफेयर्स मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूं, जो जनवरी के महीने की होगी। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला तीसरा भारतीय गेंदबाज बन गया है? तो नन ऑफ दी अदर होंगे दोस्तों, ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा अभी हाल ही में जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, उस टेस्ट सीरीज का जो चौथा दिन था और इंग्लैंड की जो दूसरी पारी थी, उस पारी में डॉन लॉरेंस जो आउट हुए हैं, तो उनका विकेट किसने ही लिया था? ईशांत शर्मा ने। तो मैं आपको बता दूं, ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में ये 300 विकेट लेने वाले क्या बन गए हैं? ये थर्ड फास्ट बॉलर बन गए। ठीक है, तो थर्ड फास्ट बॉलर की बात करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे है। वैसे अगर अनिल कुंबले को जोड़ लिया जाए, रविचंद्रन अश्विन को जोड़ लिया जाए, तो ऐसे ये 6 है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाएगा तो मैं आपको बता दूं, ओवरऑल में देखा जाएगा तो ये 6 इंडियन बॉलर है। ठीक है, 6 इंडियन बॉलर है जिनको की क्या मिला है? जिनको की 300 विकेट लेने वाली श्रेणी में इनको भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान रखिएगा, अनिल कुंबले सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं, जो कि आपके 619 विकेट ले चुके हैं। ठीक है, 619 विकेट किसके हाथ में है? अनिल कुंबले। लेकिन अनिल कुंबले क्या थे? पहले ये मीडियम पेसर थे, लेकिन बाद में ये क्या बने थे? बाद में ये स्पिनर हो गए थे। तो ये स्पिनर के रूप में देखा जाएगा तो सबसे नंबर पे आपके अनिल कुंबले। उसके बाद दोस्तों कौन है? उसके बाद हमारे कपिल देव आते हैं। तो कपिल देव के नाम 434 विकेट है, तो ये फास्टर में हो गए। तो ऐसे करेंगे तो 6 प्लेयर्स हो रहे हैं। और उसके बाद आपके रविचंद्रन अश्विन है, रविचंद्रन अश्विन। तो रविचंद्रन अश्विन की बात करेंगे। फिर आपके कौन आते हैं? फिर आपके हरभजन आते हैं। हरभजन भी 300 की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, हरभजन आपके हरभजन 300 श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपके 4 हो गए और एक है आपके जहीर खान। ठीक है, जहीर खान। तो इस तरीके से ओवरऑल बॉलर्स देखेंगे तो ओवरऑल बॉलर्स आपके अनिल कुंबले, कपिल देव, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन और जहीर, ये 5 से। तो ओवरऑल में देखेंगे तो छठे बॉलर बन गए कौन? ईशांत शर्मा। लेकिन अगर पेसर्स में देखेंगे दोस्तों, तो एक तो आपके कपिल देव पेसर्स थे, एक आपके जहीर खान पेसर में थे। तो आपके तीसरे नंबर पे कौन हुए? तीसरे नंबर पे फास्ट बॉलर में आपके पहले कपिल देव हो गए, कपिल देव के बाद आपके जहीर खान थे, और जहीर खान के बाद ईशांत शर्मा हो गए। भारत के क्रिकेट में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, भारत के क्रिकेट में हमेशा से स्पिनर्स ज्यादा सफल रहे हैं। हमेशा से अगर देखा जाए तो भारत की स्पिन गेंदबाजी ज्यादा कारगर रही है। ठीक है, तो ये आपके ईशांत शर्मा है जो आपके छठे, ओवरऑल छठे हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो वैसे ये तीसरे फास्ट बॉलर है। क्लियर हो गया दोस्तों? सभी क्लियर है? बात करते हैं यहां पर हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स की। तो बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में बना हुआ है। और बीसीसीआई के दोस्तों चीफ कौन है चीफ इसके? तो इसके चीफ हमारे सौरव गांगुली, बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते थे। सो सौरव गांगुली
इसके चीफ है। और अगर इसके सचिव की बात करेंगे तो सचिव कौन है? सचिव हमारे जय शाह है। ठीक है, सचिव कौन है? जय शाह। तो ये हमारे बीसीसीआई की बात हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1909 में हुई थी। कल भी मैंने आपको बताया था आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? दुबई में है। ये सब आप लोग को याद हो चुका है। ठीक है, अब सभी लोग बताएंगे कि आईसीसी के सीईओ कौन है? तो इस समय इंडियन ही है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। बताया था कि नहीं बताया था? चलिए, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्या बता रहे हो आप? सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो यहां पर आपका ये हो गया थ्योरी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का? ये हो गया आपका इंडियन फास्ट बॉलर जो है आपके 300 विकेट लेने वाले में टोटल आपके 6 प्लेयर है। वैसे अगर देखा जाए तो 3 फास्ट है। ठीक है, किसको आउट करके हुआ? तो ध्यान रखिए, डॉन लॉरेंस को आउट किया था अभी पहले ही टेस्ट मैच में, इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच में आपके लॉरेंस को आउट करने के बाद इन्होंने 300 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया है ईशांत शर्मा ने। ठीक है, वैसे इंडिया शायद हार गया है ये टेस्ट मैच, लेकिन फिर भी ईशांत शर्मा के नाम विकेट आया है। ठीक है, किया तो है मेरे भाई, सभी तो किए हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और एग्जाम में आपको देखा होगा आरआरबी के पेपर में आपके बार बार टाइगर रिजर्व्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, हाल ही में भारत का 51वां बाघ अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में आपका 51वां, पूरे भारत का देखा जाए तो पूरे भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है? कहां पर? तमिलनाडु में बनने वाला है। कहां बनने वाला है दोस्तों? तमिलनाडु में बनने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये भी फेमस है टाइगर रिजर्व के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश कभी प्राचीन समय में केवल एमपी फेमस था, लेकिन अब तमिलनाडु में आपका 51वां आपका टाइगर रिजर्व क्या होने वाला है? घोषित होने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कहां घोषित हो रहा है या किस जंगली क्षेत्र में घोषित हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, आपका एक क्षेत्र है मेघमलाई। एक क्षेत्र कौन सा है? एक क्षेत्र है मेघमलाई और एक है श्रीविल्लीपुतुर। तो ध्यान रखिएगा, मेघमलाई, एक मेघमलाई है, मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है श्रीविल्लीपुतुर, श्रीविल्लीपुतुर। तो ध्यान रखिएगा, एक मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, इसके जंगलों को मिलाया जा रहा है प्लस श्रीविल्लीपुतुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगलों को मिलाया जा रहा है। इन जंगलों को मिलाकर लगभग 1 लाख हेक्टेयर, ध्यान रखना, 1 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है, 1 लाख हेक्टेयर के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को एक नया क्या बनाया जा रहा है? एक नया नेशनल टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए टाइगर रिजर्व कैसे घोषित होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां होती हैं, और नेशनल पार्क में अंदर जान लीजिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां होती हैं वो खुले हुए इलाके होते हैं, वो जंगली इलाके होते हैं, लेकिन वहां पर निगरानी रखी जाती है आपके जो वन विभाग द्वारा कि वहां पर किस तरीके से स्पीशीज बढ़ रहे हैं, कौन कौन से नए स्पीशीज आ रहे हैं। जैसे कि अगर मेघमलाई और श्रीविल्लीपुतुर के बारे में अगर हम लोग देखें, तो मैं आपको इनके बारे में बता दूं, यहां पर लगभग 2400 पक्षियों की यहां पर आपकी वो है, क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ कई प्रकार के मैमेलियंस की प्रजातियां, उनमें देखा गया अभी वन विभाग द्वारा कि मेघमलाई और श्रीविल्लीपुतुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 14 बाघ देखे गए थे जो कि खुले क्षेत्र में घूम रहे थे। तो वहां पर क्या हुआ, 14 बाघों के देखने के बाद भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि 1 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र ये क्या घोषित किया जाएगा? टाइगर रिजर्व। एक अच्छी मात्रा में यहां पर टाइगर के बढ़ने की क्या है? आशंका है। तो जब ये नेशनल पार्क बन जाएगा तो ध्यान रखिएगा, यहां पर किसी भी प्रकार के जो रूल्स हैं वो तोड़े नहीं जा सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बीच में कॉरिडोर्स होते हैं, बीच में लोगों के आना जाना आवाजाही बना रहती है, लेकिन नेशनल पार्क के इलाके जब बन जाते हैं तो वो बाउंडेड हो जाते हैं, और वहां पर आम इंसान की आवाजाही जो बीच में होती है वो रास्ते, उनके कॉरिडोर्स बंद कर दिए जाते हैं, फिर उस कॉरिडोर्स का प्रयोग आम इंसान नहीं करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए 1 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में ये टाइगर रिजर्व घोषित हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, भारत का ये 51वां हो गया, लेकिन ये 5th टाइगर रिजर्व है किसका? ये 5th टाइगर रिजर्व है आपके तमिलनाडु का। क्लियर है? 5th टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पहले से 5-4 जो आपके टाइगर रिजर्व है, उनमें आपका 5वां टाइगर रिजर्व आपके इस इलाके को जोड़ के बना दिया जाएगा। ठीक है, तो मेघमलाई टाइगर रिजर्व बन जाएगा। क्लियर हो गया? अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहां पर क्या तमिलनाडु में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है सर, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक है कलक्कड़ टाइगर रिजर्व के नाम से जाने जाने वाला तमिलनाडु का सबसे पुराने क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसके बाद है आपका अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई माउंटेन क्षेत्र का भी नाम है। फिर आपका क्या है?
मुदु मलाई। तो ये आपका तीसरा टाइगर रिजर्व हो गया। और यहां पर चौथा और है, एक आपका है क्या, यहां पर सात्या मंदिर है, सात्या मंदिर के नाम से फेमस है। तो ध्यान रखिए ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके टाइगर रिजर्व है। क्या है ये टाइगर रिजर्व है जो मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो 3 ये हो गए आपके। और चौथा जो आपका है, चौथा कौन सा है आपका, चौथा है सात्या मंदन। तो ध्यान रखिएगा सात्या मंदन, जिसको आप सात्या मंदन, ये नीलगिरी क्षेत्र के इलाके में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 टाइगर रिजर्व ये हैं, 5वां टाइगर रिजर्व आपका ये बन रहा है। तमिलनाडु में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और वैसे टोटल इंडिया में कितने हो जाएंगे, 51। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और अब और क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा इंडिया का पहला नेशनल पार्क दोस्तों कौन सा था, हेले नेशनल पार्क। हेले नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क था, जो कि 1936 में घोषित हुआ था। ठीक है, इसी को आगे चल के बोला गया, जो एग्जाम में बहुत आता है दोस्तों, जिम कॉर्बेट एक ब्रिटिशर थे। तो जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका क्या पड़ गया, नाम पड़ गया। सभी का क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। टाइगर का सेंसस भी होता है, हर 4 साल में टाइगर्स के सेंसस भी किए जाते हैं। तो 1972 में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला अधिनियम जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वो आया था 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था, ये आया था 1972 में, 1972 में। क्लियर हो गया, एक पॉइंट। दूसरा, इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इंडिया का पहला जो नेशनल जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, वो भी आपका 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घोषित हुआ था। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट ही 51 टाइगर रिजर्व में सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था, वो कौन सा था, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कि 1973 में घोषित हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी लोग इस पॉइंट्स को पढ़ते रहा करिए। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारे पॉइंट्स बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सभी लोग बार बार इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सभी क्लियर है कि नहीं है? हाँ, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व यहाँ पे। ठीक है, अगर केरल की बात की जाए तो केरल में एक पेरियार टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है। एक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, टाइगर रिजर्व की बात हो रही है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर नेशनल पार्क की बात की जाएगी तो यहां पर कुल्लू में हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू का सबसे फेमस हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है, जो कि आपके फ्लोरा फौना के लिए बहुत फेमस है। और जिम कॉर्बेट की तरह ही एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश का, यूपी का सबसे पहला टाइगर रिजर्व था, दुधवा नेशनल पार्क। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, टाइगर रिजर्व से ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा भी आते हैं। क्लियर हो गया सभी का? सभी क्लियर है? तो सभी लोग क्लास को दोस्तों शेयर भी करते रहो, ताकि हम लोग अच्छे से इस चीज को पढ़ पाए और अच्छे से क्लासेस को आगे बढ़ा पाए। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि क्लास को अगर आप 100 तक पहुंचा देंगे, एक दिन आप 100 तक लाइव को पहुंचा दीजिए, फिर उसके बाद मैं इस क्लास को 2 सेक्शन में लेकर आऊंगा, एक एग्जाम बेस्ड और एक डेली बेसिस। वो आपकी सुबह क्लासेस लगेंगी। ठीक है, तैयारी पूरी है, बस आपका इंतजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इसका एक ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में अगर हम यहां पर देखें जो राज्य दिए हैं ना दोस्तों, पहली बात तो असम में तो थंडर स्टॉर्म की बात ही छोड़ दीजिए, असम में थंडर स्टॉर्म नहीं आते। ठीक है, तड़ित झंझावत वहीं आएंगे जहां समुद्री इलाका होगा। अब ध्यान रखिएगा भारत का ये जो तटीय क्षेत्र है, तो इनमें इधर वाला जो इलाका है दोस्तों, ये अरब है, यहां पर किसी प्रकार का तड़ित झंझावत नहीं आते हैं, थंडर स्टॉर्म अपने नहीं आते हैं। तो यहां आते नहीं तो बचा क्या, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए ऑप्शन में अगर कभी एग्जाम में आता है तो यहां पर ध्यान रखिएगा आंसर क्या ही होगा, आंसर आपका उड़ीसा ही होगा। ठीक है, तो उड़ीसा में ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है बालासोर। क्या नाम है दोस्तों? बालासोर डिस्ट्रिक्ट। तो उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जा रहा है, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा या इससे हमें फायदा क्या होगा? तो ध्यान रखिए, इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे आने वाले समय में जो थंडर की वजह से जो तड़ित के जो नुकसान होते हैं, मानव हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है, तो उससे बचने के लिए उसमें क्या कर रहे हैं, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला ऐसा टेस्ट बेड स्थापित किया जा रहा है, जो कि आपका थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड होगा। ये क्या करेंगे, ये पूर्व की जानकारी ही प्रदान कर देंगे, पूर्व की जानकारी ही प्रदान कर देंगे। क्या, एक मिनट रुकिएगा, हर्ष हर्ष हर्ष
ये देखो क्या हो गया, ये ठीक है, ठीक है। तो सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करते रहेंगे भाई, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे कि आपका जो उड़ीसा है, तो उड़ीसा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला क्या स्थापित हो रहा है, भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च डेस्क बेड स्थापित हो रहा है। ये क्या करेगा, ये आने वाले समय में पूर्वानुमान देगा कि किस कोई थंडर आने वाला है या उससे मानव हानि होने वाली है, जनहानि होने वाली है, उस प्रकार की जानकारी प्रदान कर देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको कौन स्थापित कर रहा है दोस्तों, इसको आपका इंडियन मैरीटाइम डिपार्टमेंट स्थापित कर रहा है, जिसको भारतीय मौसम विभाग कहते हैं, भारतीय मौसम विभाग। तो भारतीय मौसम विभाग इस प्रकार का टेस्ट बेड जो स्थापित करेगा, तो भारतीय मौसम विभाग की बात करेंगे तो आईएमडी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईएमडी, इंडियन मैरीटाइम डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट है आपका 1875 में दुनिया के सबसे पुराने आपके मौसम विभागों में आने वाला आपका क्या है, आपका आईएमडी है। तो 1875 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में। कहां पर है, दिल्ली में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आईएमडी की अगर चीफ की बात करेंगे तो मृत्युंजय महापात्रा, मृत्युंजय महापात्रा इसके क्या है, चीफ है। मृत्युंजय महापात्रा इसके चीफ है, ठीक है, महापात्रा इसके चीफ। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद ये जो टेस्ट बेड जो स्थापित किया जा रहा है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, एक बात मैं आपको बता दूं, ये वही बालासोर डिस्ट्रिक्ट है जहां से हमारी जो मिसाइल्स होती हैं उनका परीक्षण भी किया जाता है। इसी बालासोर के पास में एक आइलैंड है जिसका नाम है दोस्तों व्हीलर्स आइलैंड। कौन सा आइलैंड है, व्हीलर्स आइलैंड। तो ये जो व्हीलर्स आइलैंड है, यहां पर हमारी इंडियन आर्मी का आईटीआर रेंज है। आईटीआर रेंज का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे मिसाइल्स के परीक्षण जो मेन होते हैं वो हमारे बालासोर में चांदीपुर स्थित व्हीलर्स आइलैंड जो है, व्हीलर्स आइलैंड के आईटीआर रेंज से ही टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चूंकि बालासोर की बात आई तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसमें मोबाइल लॉन्चर से ट्रक की सहायता से, ट्रक लॉन्चर की सहायता से वहां पर क्या किया जाता है, आपकी मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है। क्लियर हो गई। तो ये वही बालासोर है जहां पर ऐसा काम भी होता है। क्लियर है सभी का। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जो थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो स्थापित हो रहा है, इसको कौन कर रहा है, आईएमडी भी करेगी, इनके साथ साथ डीआरडीओ भी रहेंगे, इसके साथ साथ कौन रहेगा, आपका इसरो भी रहेंगे। ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, ये लोग मिलकर इस प्रकार का टेस्ट बेड स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। इसरो की बात करेंगे दोस्तों तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के चीफ कौन है भाई, इसरो के चीफ के सिवान है, ठीक है। और इसरो का मुख्यालय कहां पर है, बैंगलोर में है। डीआरडीओ की बात करेंगे तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कहां पर मुख्यालय है इसका, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्लियर हो गया दोस्तों। और इसके चीफ कौन है, सतीश रेड्डी जी इसके क्या है, चीफ। क्लियर हो गया। आईएमडी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी, भारतीय मौसम विभाग इसको बोलते हैं, दिल्ली में इसका मुख्यालय है और मृत्युंजय महापात्रा इसके क्या है, इसके चीफ है। क्लियर हो गया सभी का, सभी का क्लियर है कि नहीं। तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए, ठीक है, ठीक है, सभी क्लियर है कि नहीं। हाँ, वेरी गुड, याद रखिएगा। अब इसी का नाम जो आपका बालासोर का व्हीलर्स आइलैंड का जो आईटीआर रेंज इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे भाई, है ना, मन लगा के पढ़ाई करिए, मन लगा के शेयर भी कर दीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहां पर आयोजित किया गया है। तो राष्ट्रीय बागवानी मेले की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पर स्थापित किया, शुरू किया गया है भाई, ये आपका बैंगलोर में स्थापित शुरू किया गया है या फिर ये दिल्ली में शुरू किया गया है या हैदराबाद में। तो ध्यान रखिएगा, जो ये शुरू कहां किया गया, कर्नाटका के बैंगलोर में एक स्थान है जिसका नाम है हेसरघट्टा। तो ध्यान रखिएगा, बैंगलोर के हेसरघट्टा नामक स्थान पर क्या शुरू किया गया, एक फेयर स्टार्ट किया गया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021, ठीक है। तो इसको 2021 का ये जो फेयर है, ये बागवानी फेयर जो स्टार्ट किया गया, किसने इसको स्टार्ट किया, कैलाश चौधरी जी ने इसको क्या किया है, स्टार्ट किया। कैलाश चौधरी जी जो कि मंत्री हैं किसके, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, जो आपके कैलाश चौधरी जी हैं, कृषि और
कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो कैलाश सिंह जी है, इन्होंने इस हेसरघट्टा में इसकी क्या की है, शुरुआत की है। ठीक है, तो ये आपका फेयर शुरू हुआ। अब इसको लॉन्च कौन कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च कौन कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इसको क्या कर रहे हैं, इसको आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, ये जो रिसर्च सेंटर है, ध्यान रखिएगा, भारतीय बागवानी अनुसंधान जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना 1967 में बैंगलोर में ही की गई थी। ठीक है, तो ये बैंगलोर में ही स्थापित हुआ था, जो कि बैंगलोर के हेसरघट्टा में इस प्रकार का फेयर ट्रेड आयोजित करवा रहे हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इस बार का सबसे जो मेन क्वेश्चन यहां पर बनता है कि इस बार का जो थीम है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इस बार का जो विषय है इस जो हॉर्टिकल्चर फेयर का, उसका विषय क्या है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप ऑफ इंडिया। हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इस बार का क्या है दोस्तों, इस बार का जो विषय रखा गया है वो यही है। ठीक है, तो इस बार क्या विषय है, क्लियर हो गया दोस्तों। ये हो गया आपका क्या, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021, जो कि कहां आयोजित हो रहा है, आपके बैंगलोर के हेसरघट्टा में से हो रहा है। कैलाश चौधरी जी जो कि किसान और कृषि कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने इसको वर्चुअली शुरू किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इसको शुरू मतलब आयोजित कर रहा है। 1967 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना बैंगलोर में की गई थी। क्लियर हो गया, और विषय आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो है दोस्तों, ये ICAR के अधीन काम करता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इस बार के कोविड-19 के समय में ये बहुत फेमस हुआ, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के अधीन ये रिसर्च सेंटर काम करता है। क्लियर हो गया। और अगर ICAR की बात करेंगे तो सभी को पता है ICAR का मुख्यालय कहां है दोस्तों, ISAR का मुख्यालय आपका दिल्ली में है, और ये कब स्थापित हुआ था, 1929 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे आयुष नाम का, आयुष्क्वाथ नाम की जो जड़ी बूटी अभी बाजारों में आई थी, जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी, वो ICAR द्वारा ही अप्रूव की गई थी, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में बनाई गई थी। ठीक है, वो कोविड-19 से संबंधित इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इसके जो चीफ है कौन है, त्रिलोचन महापात्रा है। ठीक है, तो दो महापात्रा आ गए आपके, एक त्रिलोचन महापात्रा जो ICAR के चीफ है, और उधर IMD के चीफ कौन है, मौसम विभाग के चीफ है आपके मृत्युंजय महापात्रा है। ठीक है, सभी का क्लियर, तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए। सभी का क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हम लोग सभी का क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए और अच्छे से पढ़ते भी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लालंदर शतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता किया है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा इंडिया जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम के लिए बहुत फेमस है, भारत ने अपने देश में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाए हैं। इसके साथ भूटान में 2-3 परियोजनाएं भारत की चल रही हैं, इसके साथ मालदीव में परियोजनाएं भारत की चल रही हैं, और अभी हाल ही में अफगानिस्तान, कौन सा देश है, अफगानिस्तान के साथ भारत ने एक नया समझौता किया है। यह मैत्री संबंध है कि उनके पास शतूत डैम, तो ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान के काबुल शहर में एक रिवर है जिसका नाम ही है क्या, काबुल रिवर। तो काबुल रिवर के सहायक यानी कि इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है काबुल रिवर की, इनकी ट्रिब्यूटरी क्षेत्र में क्या हो रहा है, भारत सरकार एक नया समझौता कर रही है अफगानिस्तान से कि वहां पर हम एक डैम आपके लिए बनाएंगे। कौन सा, शतूत डैम। ध्यान रखिएगा, ये जो शतूत डैम है, इसको मैं आपको बता दूं, ये इंडिया अफगानिस्तान का जो न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, ध्यान रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत, न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत भारत इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट प्रदान कर रहा है, जिसको क्या नाम दिया गया है, शतूत डैम, या इसी को नाम दिया जा रहा है लालंदर बांध। समझ में आया। अगर दोस्तों हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो 2016 की बात पर अगर हम आ जाएं तो 2016 में मैं आपको बता दूं, ये जो डैम बन रहा है ये सेकेंड डैम है जो इंडिया ने अफगानिस्तान में बनाया है। अगर फर्स्ट डैम की बात करेंगे तो फर्स्ट डैम आपका था 2016 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत जो फर्स्ट डैम इनके लिए बनाया गया था, वो डैम था कौन सा, वो था सलमा डैम। कौन सा डैम था, सलमा। तो इस तरीके से ये कोई पहला डैम नहीं है जो इंडिया वहां पर बना रहा है। सलमा डैम या सलमा बांध
भारत पहले 2016 में सबसे पहले डैम के रूप में अफगानिस्तान को दे चुका है। ठीक है, उसके बाद भारत सेकेंड डैम जो बना रहा है वो शटूट डैम है। इन डैम से होता क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, जल आपूर्ति होती है, बांध के नियंत्रण लगाए जाते हैं, जो बाढ़ का नियंत्रण होता है वो, और सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है आपका बिजली परियोजना। ठीक है, बिजली की आपूर्ति की जाएगी, उसके बाद बाढ़ से नियंत्रण के लिए बाढ़ नियंत्रण प्रोग्राम लगाए जाएंगे, जल आपूर्ति की जाएगी और पेयजल व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि हमारे देश में जल जीवन मिशन चल रहा है, जो कि उद्देश्य क्या है, 2024 तक भारत में पूरे राज्य के सभी जगहों में क्या किया जाएगा, गांव में हर घर में नल के माध्यम से पानी प्रदान किया जाएगा। वैसे ही शटूट डैम के बारे में भारत इनके साथ कर रहा है। क्लियर है सभी का, सभी क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अशरफ गानी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, अशरफ घानी अफगानिस्तान के क्या है, प्रेसिडेंट है। क्लियर है, सभी का क्लियर हो गया कि नहीं? ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों भूटान की, तो मैं आपको बता दूं भूटान के पास भी भारत की ऐसी दो परियोजनाएं हैं। एक परियोजना है चुखा परियोजना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चूंकि अभी क्वेश्चन आया तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। चुखा डैम और एक और डैम है यहां पर ताला डैम। कौन सा डैम, ताला डैम। तो ध्यान रखिएगा, भूटान को भी भारत ने दो डैम बनाकर दिए हुए हैं, जो कि 2007 के दौरान ही बन गए थे। चुखा डैम और ताला डैम, ये भूटान की एक नदी है जिसका नाम है वांगचू रिवर। कौन सी रिवर, वांगचू रिवर। तो वांगचू रिवर के तहत अपनी मैत्री पार्टनरशिप के तहत भारत ने क्या किया है, भारत ने वांगचू रिवर पर चोखा डैम और ताला डैम बनाकर दिए हैं। किसको, भूटान को। तो भारत अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ इस प्रकार के सौहार्द और मदद वाले काम बहुत करता है। और ये सब किसके तहत होता है दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है कि भारत एक संगठन के प्रमुखों में आता है जिसका नाम है क्या, सार्क। सार्क के बारे में एग्जाम में मैं उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आ रहे होंगे काफी सारे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई। ठीक है, हाँ, करेंसी इनकी क्या है, अफगानी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहां पर आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि 1985 में स्थापित हुआ था। ठीक है, क्लियर है सभी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, है ना, मन लगा के पढ़ाई करिए और शेयर भी करिए क्लास को। क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। चलिए, हाल ही में ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल के लिए बेलाट्रिक्स ने किसके साथ समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा, बेलाट्रिक्स क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बेलाट्रिक्स एक एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी है, कहां की, इंडिया की। और इसी तरीके से एक और प्राइवेट कंपनी है इंडिया की जो कि आपकी इनके साथ समझौता हुआ है, वो है स्काई रूट। कौन सी है, स्काई रूट। तो ध्यान रखिएगा, स्काई रूट ये भी भारत की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, अब मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। हुआ ये है कि जो आपकी बेलाट्रिक्स है, एक तो बेलाट्रिक्स हो गई, तो बेलाट्रिक्स ये कंपनी है आपकी कहां पर, बैंगलोर में। कहां पर है दोस्तों, ये बैंगलोर में। आपने देखा भी होगा एरोस्पेस से रिलेटेड या अनुसंधान से रिलेटेड मैक्सिमम मुख्यालय आपके बैंगलोर में ही बने हैं। ठीक है, और स्काई रूट जो है ये कहां पर है, ये हैदराबाद में है। कहां पर है दोस्तों, ये हैदराबाद में। ठीक है, ये दोनों ही कंपनियां क्या है, ये दोनों ही कंपनियां प्राइवेट एरोस्पेस कंपनियां हैं जो कि भारत की है। ठीक है, हमारी स्वदेशी एरोस्पेस कंपनियां हैं। अब ये करते क्या है, तो ये करते ये है कि बेलाट्रिक्स क्या करती है, ध्यान रखिए, बेलाट्रिक्स ने अपना एक व्हीकल बनाया है जिसको बोला है इन्होंने ओटीसी। ओटीसी का मतलब आपका क्या होगा, ऑर्बिटल जो ट्रांसफर व्हीकल है। तो ऑर्बिटल यानी कि जो अंतरिक्षी कक्षा में उड़ान भरने के लिए जो ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल होते हैं वो स्थापित करते हैं। तो ओटीसी सॉरी ओटीवी है। ठीक है, तो ओटीवी बनाया है किसने, बेलाट्रिक्स ने। अब इनको चाहिए रॉकेट, जिस रॉकेट के माध्यम से अपने इस व्हीकल को ये क्या कर सके, अपने इस व्हीकल को ये अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करवा सके, सैटेलाइट्स वगैरह को। तो इसका काम कौन कर रहा है, इसका काम करेगी स्काई रूट करेगी। तो स्काई रूट क्या करेगी, स्काई रूट आपका जो रॉकेट बनाएगी, ध्यान रखिएगा, स्काई रूट विक्रम सीरीज जिसको बोलते हैं विक्रम श्रेणी के रॉकेट्स बनाती है। तो विक्रम रॉकेट के माध्यम से, विक्रम रॉकेट के माध्यम से, और ध्यान रखिए ये विक्रम रॉकेट जो आपकी स्काई रूट बनाती है ये विक्रम सीरीज के तहत बनते हैं, जो कि इसने काफी रॉकेट ऐसे बनाए भी हैं। तो ये इनकी पूरी श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में बात करें तो विक्रम रॉकेट के माध्यम से ओटीवी को 2023 में अंतरिक्ष में क्या किया जाएगा, अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। क्लियर हो गया। तो अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए बेलाट्रिक्स ने अपने ओटीवी व्हीकल के लिए आपका स्काई रूट के साथ एमओयू किया है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, समझौता किया है कि आप अपने विक्रम सीरीज का रॉकेट हमें दीजिए जिसके माध्यम से 2023 में हम अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने की कोशिश करेंगे। और ये प्रक्षेपण दोनों प्राइवेट एजेंसियां ही करेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये आपका बेलाट्रिक्स और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में समझौते हैं।
ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं। बेलाट्रिक्स जो आपका ऑर्बिटर ट्रांसफर व्हीकल बना रही है, लेकिन ध्यान रखिए रॉकेट नहीं बना पाते। जैसा कि इन्होंने उद्देश्य बनाया है, बेलाट्रिक्स क्या करने वाली है, इन्होंने घोषणा भी की है कि 2023 तक हम एक रॉकेट बना लेंगे जिसका नाम हुआ चेतक रॉकेट की घोषणा की गई है कि बेलाट्रिक्स अपना पहला क्या बनाने वाली है, पहला अपना रॉकेट बनाने वाली है जिसका नाम है चेतक। तो चेतक रॉकेट को ये 2023 में क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है कि मतलब हो ही जाएगा, तो अभी हाल फिलहाल स्काई रूट के साथ इन्होंने क्या किया है, समझौता किया है। क्लियर हो गया दोस्तों, सभी का क्लियर है कि नहीं। अब ये आपका ओटीपी से होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, जो भी आपके कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि जीसैट नाम की बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स 2020 में छोड़ी गई हैं, तो उनका काम क्या है, ओटीवी के माध्यम से जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या फिर जो भी आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन, जो पृथ्वी प्रक्षेपण, जो परीक्षण सैटेलाइट्स होती हैं, वो ओटीवी के माध्यम से कम दाम पर, मतलब सस्ते दाम पर अंतरिक्ष में क्या होंगी, लॉन्च होंगी। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है, सभी क्लियर है। हाँ, SpaceX इज गोइंग टू मेक ए लार्ज ईवी चार्जिंग प्लाज्मा इन चाइना बीजिंग, बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिए SpaceX आपकी नासा के साथ मिलकर भी बहुत सारे प्रक्षेपण के काम संभाल रही है, और नासा जितना भी अपना प्रक्षेपण के काम जो देती है वो SpaceX को ही देती है। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है। बोइंग के बारे में मैंने आप लोग को बता भी दिया था, कल भी बताया था। अगर हम लोग SpaceX की बात करेंगे दोस्तों, तो SpaceX और बोइंग जो ये कंपनियां हैं, SpaceX का भी स्थापित हुई थी, कल आप लोग को बताया था, सभी लोग इसके बारे में बताएंगे। तो SpaceX स्थापित हुई थी 1965 में, SpaceX बनी थी कब, 1965 में, और आपकी बीजिंग बनी थी, जो बोइंग बनी थी ये 1916 में बनी थी। ठीक है, बोइंग मोटर इंजन कंपनी है। क्लियर हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड पल्सेस डे। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड पल्सेस डे या विश्व दलहन दिवस जो कि 2016 में मनाया गया था, तो वो 10 फरवरी को बनाया गया है इस बार फिर से। ठीक है, 2016 में 2016 में सर्वप्रथम इसको घोषित किया गया था। ठीक है, और इसको किसने घोषित किया था मैं आपको बता दूं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, कभी भी किसी भी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात आ जाती है कि कोई भी खाने से संबंधित अगर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मुख्यालय कहां पर होगा, इटली में होगा। कहां पर होगा, इटली में होगा, और इटली के कहां पर होगा, रोम में होगा। तो हम लोगों ने इसको कैसे पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको बता दूं, ध्यान रखिए। इडली को आप कर लीजिए, इडली को आप रूम में बैठकर खाते हैं, और खाने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है खाने वाले, वो सब कहां पर है, इटली के रोम में। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहली बार 2016 में 10 फरवरी की तारीख को वर्ल्ड पल्सेस डे क्या किया था, विश्व दलहन दिवस क्या किया था, घोषित किया था। क्लियर हो गया सभी का। तो ध्यान रखिएगा ये कौन से वर्ष में घोषित किया गया, 2016 में घोषित किया गया, और 2016 से लेकर अभी तक इसका जो विषय है वो विषय एक ही चल रहा है, और विषय क्या है, न्यूट्रिशियस सीड फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशियस सीड फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो 2016 से ये विश्व जो दलहन दिवस है, इसका एक ही थीम चला आ रहा है, या एक ही इनका क्या चला आ रहा है, इनका एक ही विषय चला आ रहा है। क्लियर हो गया। अब इस दलहन दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, दुनिया भर में आपके जो वैश्विक भोजन के रूप में दालें, बीन्स, आपके दाल है, मटर है, इन सब की उपयोगिता बताने के लिए ऐसा दिवस घोषित किया गया था 10 फरवरी को। क्लियर हो गया दोस्तों। हमारे देश में अगर पल्सेस की बात की जाए, तो हमारे देश में पल्सेस की बात की जाए तो इसके लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी, इसके लिए दोस्तों येलो रेवोल्यूशन चलाया गया था। कौन सा रेवोल्यूशन था, येलो रेवोल्यूशन जो चलाया गया था आपके दलहन संस्थान के लिए था। ठीक है, दलहन के लिए था। ठीक है, इंडिया में सबसे फेमस दलहन संस्थानों के बारे में सुनेंगे, तो भारत का जो भारतीय दलहन संस्थान जो सबसे फेमस है वो कहां पर है, आपके कानपुर के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आपका राष्ट्रीय दलहन संस्थान बना हुआ है। क्लियर हो गया सभी का, सभी का क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। सभी को क्लियर है, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
हाल ही में किस देश ने मंगल की कक्षा में पहले प्रयास में अंतरिक्ष यान पहुंचाकर इतिहास रच दिया है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अमेरिका नहीं होगा दोस्तों, अमेरिका नहीं है यहां पर, नहीं तो आप अमेरिका समझ लेंगे, अमेरिका नहीं है यहां पर। कौन है यहां पर? आपका यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ध्यान रखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया है जिसने क्या किया है, होप नाम का अपना एक मिशन चलाया था, और पहले ही कोशिश में होप मिशन के तहत इन्होंने मंगल पर अपना यान उतार दिया है। मंगल की कक्षा में इनका यान क्या कर चुका है, मंगल की कक्षा के यान में मंगल की कक्षा में इनका यान प्रवेश कर चुका है। अपने यान को चलाए जाने के लिए इन्होंने जो आपका मंगल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको बियर करने के लिए 27 से 28 मिनट तक ये अपने इंजन को चलाते रहे, जिससे कि वो उस फ्लो में आ जाए। ऐसा आज तक दुनिया में किसी ने भी ऐसा रिस्क नहीं लिया था, किसी देश ने ऐसा रिस्क नहीं लिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनका होप मिशन पहली ही कोशिश में क्या हुआ, सफल हुआ है, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो पहली ही कोशिश में क्या हुआ, मंगल पर अपना यान, मंगल की कक्षा में अपना यान भेजने के लिए सफल रहा है, ठीक है। तो ये आपका यूएई का नाम आ गया, क्लियर हो गया। यूएई की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ की आपकी जो करेंसी है वो क्या है, यूएई की क्या है, यूएई दिरहम है, यहाँ की करेंसी का अपना जो रेगुलेशन चलता है, यहाँ की इनकी करेंसी है। अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे यूएई के चीफ की, तो यूएई के चीफ कौन है भाई, यूएई के चीफ है खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है। खलीफा बिन जायद से याद रखिए, जायद से याद हो जाएगा, जायद एक फसल का नाम होता है ना, तो जायद एक फसल का नाम है, तो बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। खलीफा बिन जायद अल नहयान इसके क्या है, इसके चीफ है, ठीक है। सभी का क्लियर है। तो ये आपका यूएई का जो होप मिशन है, वो आपका यूएई का होप मिशन आपका इस तरीके से लागू किया, जो कि सबसे पहला रहा, सबसे फेमस रहा। अगर दोस्तों हम लोग मंगल की ध्यान रखिए, अगर हम लोग बात करेंगे मंगल की कक्षा की, तो मंगल की कक्षा में जो प्रवेश करने वाले देशों की सूची है, उनमें आपके रशिया भी है, रशिया के साथ साथ चाइना भी है, चाइना के साथ साथ हमारा इंडिया कोशिश कर चुका है, इसरो भी कर चुका है, फिर आपका नासा भी इसको कर चुका है। तो ध्यान रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी कर चुकी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने प्रोग्राम इस पे चला रही है, क्लियर हो गया। और यहां पर आपका नासा भी इस योजना में शामिल है, ठीक है। तो ये वो देश है जो कि क्या है, जो कि आपके इनके साथ अब आपका यूएई भी, यूनाइटेड अरब अमीरात भी शामिल हो गया है। क्लियर है सभी को, सभी का क्लियर है कि नहीं? तो सभी लोग क्लासेस को शेयर करते रहा करिए, सभी लोग बल लगा के पढ़ता रहिए। और हाँ, टाइमिंग बेटा चेंज हो जाएगी, आप लोग, मैं आप लोग से बोल रहा हूं ना कि टाइमिंग चेंज हो जाएगी। आप बस एक बार इस बैच में आप एक बार 100 लोग क्रॉस कर जाएं, उसके बाद मैं इस बैच को 2 पार्ट में तोड़ने वाला हूं। मैं एक एग्जाम बेस्ड लेकर आने वाला, जो श्योर शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, और फिर उसके लिए डेली करंट अफेयर्स आपकी चलती रहेगी। जब तक मैं यहाँ पे हूं तब तक मैं आपकी करंट अफेयर्स चलाता रहूंगा, जब तक मैं आपको यहाँ हर जगह से आपको मेहनत करके मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इसके पीछे मेरा कोई खास फायदा नहीं है, आप ही लोगों का है, ताकि करंट अफेयर्स, मेरा बस एक ही फायदा है, करंट अफेयर्स अच्छे से चले, बस यही है। क्योंकि करंट अफेयर्स एक थोड़ा सा ड्रीम की तरह रहा है मेरा, कि मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा जितना अंदर से अंदर जाकर उसे बता सकूं उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, टाइम चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है, टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। मैं शशांक तिवारी कल फिर से 10:30 पे आऊंगा, और 1-2 दिन में आपकी शायद अगले मंडे से आपकी क्लास जो सुबह शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तब तक ऐसा लेकर कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा आप लोग करने वाले हैं कि आप लोग क्लास को, टाइम को, मतलब क्लास की जो व्यूज हैं उसमें, लाइव व्यूज में आप लोग 100 लोग लेकर आने वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। मैं शशांक तिवारी कल फिर से आऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।